दोस्तों, नई परख के सीधी बात कार्यक्रम में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं अभय कुमार दुबे एक बार फिर आपके साथ सीधी बात करूंगा। मेरी बात सीधी होगी, सटीक होगी और बिना किसी हेर-फेर की होगी। दोस्तों, आज बिहार में वोट अधिकार यात्रा तीसरे दिन में पहुंच गई। नवादा में राहुल और तेजस्वी का जबरदस्त काफिला पहुंचा और भारी भीड़ ने पूरे जोशो खरोश के साथ नारे लगाते हुए उसका स्वागत किया। उधर चुनाव आयोग की प्रतिक्रिया, उसकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसके जवाब में कुछ ऐसे सबूत सामने आने लगे, जिनके बाद अब कुछ कहने के लिए रह नहीं जाता। दोस्तों, कहते हैं 100 सुनार की, एक लोहार की। मैं आपके सामने केवल एक सबूत रखता हूं और राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए हैं, वे 100% साबित हो जाएंगे। ये सबूत बताते हैं कि किस तरह 2024 के लोकसभा चुनाव में चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी ने मिलकर वोटों की चोरी की। वोटों की चोरी दो तरह से होती है। वो वोटों को जोड़ के होती है, फर्जी वोटों को जोड़कर होती है, और असली वोटों को काट कर होती है। अब आप देखिए, चुनाव आयोग की तरफ से किस किस किस्म के खेल खेले जा रहे हैं। यह बात केवल राहुल गांधी ही नहीं कह रहे हैं। दरअसल भाजपा के बड़े बड़े नेता भी यह कह रहे हैं। वो जो सबूत मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं, वो उधर से ही आ रहा है, पाले के उधर से आ रहा है, पाले के इधर से नहीं आ रहा है, विपक्ष की तरफ से नहीं आ रहा है। आप जानते हैं नितिन गडकरी कौन है? मोदी सरकार के सबसे वरिष्ठ मंत्री हैं, सबसे सक्रिय और सफल माने जाते हैं अपने मंत्रालय का कामकाज करने के मामले में। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं। उन्होंने वरिष्ठ पत्रकार राजदीप सरदेसाई से बातचीत करते हुए क्या कहा, उनका ये क्लिप सोशल मीडिया में जबरदस्त रूप से वायरल हो रहा है। मैं आपको राजदीप सरदेसाई और नितिन गडकरी की बातचीत शब्दशः सुनाता हूं। सुनिए। गडकरी: मेरे समय में चुनाव में 3.5 लाख नाम जो मेरे ध्यान में आया, जो मेरे वोटर हैं, वे काटे गए थे। सुनिए, मैं फिर से कह रहा हूं। गडकरी कह रहे हैं, यहां से क्लिप शुरू होता है। राजदीप के हाथ में माइक है, वो गडकरी के सामने लगाए हुए हैं और वो शायद किसी कार वगैरह में चल रहे हैं। गडकरी कह रहे हैं, मेरे समय चुनाव में 3.5 लाख नाम जो मेरे ध्यान में आया, जो मेरे वोटर हैं, वे काटे गए थे। अब सरदेसाई का कहना है, 3.5 लाख वोट, हाफ लाख वोटर्स वर कट। 3.5 लाख वोटर्स वर कट। कई लोग कहते हैं यह आपके खिलाफ साजिश थी, आपको कमजोर करने के लिए वोट्स वर कट ऑफ फ्रॉम वोटर लिस्ट। क्या यह सही है? मैं राजीव की प्रतिक्रिया दोहराता हूं। 3.5 लाख वोटर्स वर कट। कई लोग कहते हैं कि यह आपके खिलाफ साजिश थी, आपको कमजोर करने के लिए वोटर्स वर कट ऑफ फ्रॉम वोटर लिस्ट। क्या यह सही है? अब गडकरी कहते हैं, मैं किसी पे आरोप नहीं करूंगा, मैं किसी पर आरोप नहीं करूंगा, पर सच्चाई है कि 3.5 लाख वोटर काटे गए थे, जो मेरे वोटर थे। मेरे भांजे का वोट काटा, मेरे परिवार के लोगों का वोट भी काटा। अब आप सोच लीजिए दोस्तों, इससे भी ज्यादा कुछ सबूत चाहिए किसी को? और भी सबूत हैं, मैं उन्हें भी आपके सामने रखूंगा। मध्य प्रदेश में रीवा के भाजपा सांसद हैं जनार्दन मिश्र। उनका एक क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वे साफ साफ कह रहे हैं कि उनके निर्वाचन क्षेत्र की वोटर लिस्ट में एक कमरे के पते पर 1100 वोटर रजिस्टर्ड हैं। रीवा के भाजपा सांसद जनार्दन मिश्र कह रहे हैं कि उनके निर्वाचन क्षेत्र की वोटर लिस्ट में एक कमरे के पते पर 1100 वोटर रजिस्टर्ड हैं। दोस्तों, केवल गडकरी और जनार्दन मिश्र के ये वक्तव्य बताते हैं कि राहुल गांधी ने जो बात कही है वह इति सिद्धम गणतीय शैली में सही है, यानी अपने आप में सही है। इसके बाद और कोई सबूत मांगने की तुक नहीं है। चलिए, अगर इससे भी तसल्ली नहीं है तो और लीजिए। भाजपा के पूर्व केंद्रीय मंत्री और गोली मारो सालों जैसा भाषण देने के लिए शोहरत याफ्ता अनुराग ठाकुर को स्वयं चुनाव आयोग ने 6 लोकसभा क्षेत्रों के आंकड़े दिए, जिन्हें अनुराग ने सारे देश के सामने रखा। अनुराग ने राहुल गांधी के वायनाड, प्रियंका गांधी के रायबरेली निर्वाचन क्षेत्रों का जिक्र किया, अखिलेश के, डिंपल के, स्टालिन के निर्वाचन क्षेत्रों का जिक्र किया कि वहां भी वोटर बढ़े थे, लेकिन वहां तो लोग चुनाव नहीं हारे। सवाल ये, इससे क्या साबित होता है? वही जो गडकरी के निर्वाचन क्षेत्र में साबित होता है कि जरूरी नहीं हर बार वोट बढ़ाने या काटने से भाजपा के इरादे पूरे ही हो जाते हों। गडकरी के साथ भीतरघात किया गया, वोट काट के किया गया, आयोग की मदद से किया गया उन्हें हराने के लिए, लेकिन कामयाब नहीं हुआ। राहुल और प्रियंका के मामले में वोट काटे नहीं गए, बढ़ाए गए।
वहां भी कामयाबी नहीं मिली। न गडकरी हारे, न राहुल प्रियंका को भाजपा हरा पाई। लेकिन बंगलुरु सेंटर के महादेवपुरा क्षेत्र में बड़े वोटों से कामयाबी मिली। हालांकि अनुराग ठाकुर ने अपना वक्तव्य राहुल गांधी के आरोपों को कमतर साबित करने के लिए, झुठलाने के लिए दिया था, पर हो गया उल्टा। इसे कहते हैं उल्टे बांस बरेली पड़ना। अब उनसे पूछा जा रहा है कि ये आंकड़े आपको चुनाव आयोग ने फटाफट कैसे दे दिए, और विपक्ष जो आंकड़े मांग रहा है उसे देने से इनकार क्यों किया जा रहा है। कुल मिलाकर लाख टके की बात यह है कि कहीं वोट बढ़ाकर और कहीं वोट काटकर राजनीतिक विरोधियों को हराने का कुचक्र चल रहा है। राजनीतिक विरोधी गैर भाजपाई भी हैं और भाजपा के भीतर के भी हैं। अगर गडकरी हार जाते तो उनका केंद्रीय मंत्रिमंडल से पत्ता साफ करने में आसानी होती। कांटे की तरह आंखों में खटकते रहते हैं, ना अमित शाह को भाव देते हैं और ना ही मोदी को सलाम करते हैं। दोस्तों, अब जरा सोचिए, राहुल गांधी के मुकाबले अमेठी से चुनाव हार गई स्मृति ईरानी क्यों इतनी नाराज है। स्मृति ईरानी पहले भी कई बार चुनाव हार चुकी हैं, लेकिन पहले तो वो कभी इतनी नाराज नहीं हुई। अब तो वो राजनीति से निराश होकर दोबारा एक्टिंग की दुनिया में चली गई हैं, क्योंकि सभी भाजपा के जो जो उम्मीदवार हार गए उनको लगता है कि भाई दूसरे लोगों को जिताने के लिए प्रबंधन किया गया, हमें जिताने के लिए प्रबंधन क्यों नहीं किया गया। जिस तरह दूसरों को जिताया गया है उस तरीके से हमें भी जिताया जाना चाहिए था। क्योंकि प्रबंधन नहीं किया गया इसलिए वो नाराज है, और इतनी नाराज हैं कि वो राजनीति छोड़ के ही चली गई हैं। दोस्तों, वोट देने का अधिकार संविधान का सबसे बुनियादी अधिकार है। इसका ठीक से उपभोग हो सके, यही काम तो चुनाव आयोग का है। इसके लिए उसे कमोबेश एक दुरुस्त वोटर लिस्ट बनानी होती है। लेकिन चुनाव आयोग क्या कर रहा है? जब देश के राजनीतिक दल चुनाव आयोग से महत्वपूर्ण सवाल पूछ रहे हैं तो चुनाव आयोग जवाब नहीं दे रहा है। चुनाव आयोग अपनी जिम्मेदारी से भागने की कोशिश कर रहा है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के सामने चुनाव आयोग ने जितनी भी बातें रखी, कोर्ट ने उन्हें ठुकरा दिया। इसके बाद मुख्य चुनाव आयुक्त ने प्रेस वार्ता की। इस वार्ता में उन्हें चुनाव आयोग की कमजोरी बतानी थी और विपक्ष के जायज सवालों के जवाब देने थे। लेकिन इसके विपरीत चुनाव आयुक्त ने राजनीतिक दलों पर ही सवाल उठा दिए और उनके ऊपर आक्रमण किया। चुनाव आयुक्त को जवाब किन सवालों को देना था, मैं आपके सामने एक एक करके रखता हूं। पहला सवाल, एसआईआर की प्रक्रिया में इतनी हड़बड़ी क्यों की गई? क्या जरूरत थी कि इतनी जल्दबाजी में एसआईआर की जाती, जब चुनाव सिर्फ 3 महीने बाद है? और ऐसे में विपक्षी दलों से चर्चा किए बिना एसआईआर क्यों शुरू की गई? महाराष्ट्र में लोकसभा और विधानसभा के बीच बड़ी संख्या में वोटर कहां से आ गए? यह निर्णय क्यों लिया गया कि पोलिंग बूथ के सीसीटीवी फुटेज को 45 दिनों में डिलीट कर दिया जाएगा? महादेवपुरा में 1 लाख फर्जी वोटर कहां से आए? आखिर कैसे मशीन रीडेबल इलेक्टोरल वोट प्राइवेसी का उल्लंघन है? ये बार बार चुनाव आयुक्त कहते हैं कि मशीन रीडेबल इलेक्टोरल अगर लिस्ट दी जाएगी तो वोटरों की प्राइवेसी का उल्लंघन हो जाएगा। बिहार के 65 लाख मतदाताओं के नाम आखिर क्यों काटे गए? इसका कारण क्या है कि एक सर्चेबल फॉर्मेट में उन 65 लाख मतदाताओं की सूची चुनाव आयुक्त पेश करने से इनकार करते रहे। आखिर वे वोटर आईडी के लिए आधार कार्ड के खिलाफ क्यों थे? प्रेस वार्ता में आयोग ने एक निष्पक्ष चुनाव कराने की अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरीके से नकार दिया। यह साफ हो चुका है कि चुनाव आयोग कुछ ऐसे अधिकारियों के कब्जे में है जो किसी एक पार्टी का पक्ष लेते हैं। चुनाव आयोग को लगता है कि वे बड़ी बड़ी बातें करके राजनीतिक दलों को डरा देंगे। दोस्तों, वो दिन अब चले गए जबकि चुनाव आयोग की बातों से कोई चुप हो सकता था। दरअसल चुनाव आयोग की पोल खुल चुकी है और अब इस वक्त मेरा मानना है कि भाजपा के रणनीतिकार और खुद चुनाव आयोग अकेले में बैठकर सिर धुन रहे होंगे कि उन्होंने ये बिहार चुनाव में एसआईआर करने का निर्णय क्यों लिया। क्योंकि एसआईआर के खिलाफ जो मुहिम चल रही है वो दरअसल एक असाधारण और अभूतपूर्व किस्म की चुनावी मुहिम में बदल चुकी है। उस मुहिम से जो आवाजें उठ रही हैं वो आवाजें वोट चोरी, वोट चोर, गद्दी छोड़ की आवाजें तो हैं ही, साथ में वो आवाजें ये भी हैं कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाओ, साथ में वो आवाजें ये भी हैं कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाओ। ये भाजपा सोच रही है कि आखिरकार किस घड़ी में हमने चुनाव आयोग से मिलकर बिहार में एसआईआर करवाने का निर्णय लिया था। आइए आप हलफनामे के मसले को समझें। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी से हलफनामा मांगा है। अभी कुछ दिन पहले ही ममता बनर्जी ने आरोप लगाया था कि पश्चिम बंगाल में एक एपिक नंबर कई कई लोगों को आवंटित है।
इससे वोट डालने में धांधली होती है। चुनाव आयोग ने उनसे हलफनामा नहीं मांगा। चुनाव आयोग नितिन गडकरी से भी हलफनामा मांगता हुआ नहीं सुना गया। उसने रीवा के भाजपा सांसद से भी हलफनामा नहीं मांगा। और यह भी समझने की बात है कि अगर हलफनामा दे दिया जाए तो क्या वह जांच करके दूध का दूध और पानी का पानी कर सकता है? देखिए उत्तर प्रदेश के मामले में क्या हुआ। उसने धांधली के आरोपों के जवाब में हलफनामा मांगा था। आरोप समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने लगाए थे। मामला था 2022 में यूपी के चुनाव के समय का। अखिलेश यादव का कहना था कि समाजवादी पार्टी के वोट काटे गए हैं। समाजवादी पार्टी के नेता प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने पत्रकारों को जानकारी दी है कि सपा ने एक दो नहीं बल्कि 18,000 मतदाताओं का एफिडेविट दिया है, लेकिन आज तक चुनाव आयोग ने एक एफिडेविट पर भी कार्रवाई नहीं की। 2024 में जब उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए तो आयोग ने वहां के बीएलओ को बदल दिया। इसकी भी शिकायत की सपा ने, इसके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैनपुरी में चुनाव के समय सिर्फ एक बिरादरी के लोगों की वहां पोस्टिंग की गई, उसकी भी शिकायत की गई, लेकिन चुनाव आयोग ने उसकी ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं की। चुनाव आयोग हमेशा से विपक्ष की शिकायतों को नजरअंदाज करता रहा है। भाजपा सरकार और चुनाव आयोग की मंशा साफ है कि कैसे लोगों से उनके वोट का अधिकार छीन लिया जाए। दोस्तों, अब मैं देश के प्रमुख चुनाव शास्त्री संजय कुमार की हालिया बातचीत का एक टुकड़ा आपके सामने रखता हूं। संजय कुमार बिल्कुल निष्पक्ष माने जाते हैं। उन्हें ना भाजपा से मतलब है, ना कांग्रेस से मतलब है, ना कम्युनिस्ट पार्टी से मतलब है, ना बसपा से मतलब है। एबीपी चैनल के मशहूर पत्रकार संदीप चौधरी बड़े जोरदार एंकर हैं। वे साफ कहते हैं, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। उन्होंने देश के सबसे प्रतिष्ठित चुनाव शास्त्री प्रोफेसर संजय कुमार से पूछा कि संजय भाई, आपको लग रहा है कि चुनाव आयोग की तरफ से सवालों के जवाब मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं? और क्या ये सवाल लोकतंत्र के लिए, जमहूरियत के लिए महत्वपूर्ण नहीं है? संजय का क्या जवाब था? संजय ने दो टूक कहा कि सवाल महत्वपूर्ण है और बिल्कुल पूछे जाने चाहिए, लेकिन सवाल के जवाब जिस तरह से मिलने चाहिए और जितने मिलने चाहिए वे मेरी समझ से पर्याप्त नहीं है। मैं बार बार इस बात का जिक्र करता हूं कि जब बंगलौर की चर्चा हो रही थी, राहुल गांधी कर्नाटक के एक विधानसभा क्षेत्र के बारे में प्रेजेंटेशन कर रहे थे, तो उस समय कन्फ्रंटेशन करने की बजाय, टकराव वाला रवैया अपनाने की बजाय, अगर चुनाव आयोग ये कह देता कि इसकी जांच करेंगे और जांच में जो बात निकल कर आएगी वो जनता के सामने रखेंगे, तो संजय जी कहते हैं, तो इसमें मुझे लगता है कि यह कोई ज्यादा आन बान शान की बात नहीं थी। लेकिन यह कहना कि जब तक आप हलफनामे पर साइन नहीं करेंगे तब तक कोई बात नहीं सुनी जाएगी, उसके बाद तो ये बात बिगड़ गई। इसके बाद संजय जी ने एक और बात कही जो ध्यान देने योग्य है और जो एक बार फिर राहुल गांधी के आरोप को सही साबित करती है। संजय जी कहते हैं कि एक बात मैं कहना चाहूंगा कि अगर महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट की बात करें तो लोकसभा और विधानसभा के बीच में 4 महीने के अंतराल में पूरे महाराष्ट्र में 4.4% वोट बढ़ गए। 4.4% वोट बढ़ गए। अगर दूसरे राज्यों से तुलना करें तो आप देखेंगे कि उन्हीं राज्यों में 6 से 8 महीने के अंतराल में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव हुए, तो वहां जो वोटों में इजाफा होता है वो लगभग 1.2%, 1.4%, 1.5%, 1.6%, 1.7% है। यानी हर जगह जो वोटों का इजाफा हुआ है वो 2% से भी कम है। मतलब महाराष्ट्र में जो इजाफा हुआ है वो 4 गुना इजाफा हुआ है, या कम से कम 3 गुना इजाफा तो दूसरे राज्यों की तुलना में महाराष्ट्र में हुआ ही है। आखिरकार इसकी वजह क्या है? संजय जी पूछते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन तो चुनाव आयोग की तरफ से आना ही चाहिए। दोस्तों, इस तथ्य को देखिए, यह आपको तथ्य और कहीं नहीं मिलेगा। लोकसभा चुनाव से विधानसभा चुनाव के बीच में सभी राज्यों में कुछ न कुछ वोटों की संख्या बढ़ी है, प्रतिशत बढ़ा है, लेकिन वहां प्रतिशत 1.2 से लेकर ज्यादा से ज्यादा 1.7% का है। लेकिन संजय जी के मुताबिक जो महाराष्ट्र में वोट बढ़े वो 4.4% की बढ़ोतरी थी, जो दूसरे राज्यों में हुई बढ़ोतरी से 3 से 4 गुना के बीच में है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि महाराष्ट्र में क्या हुआ है और उसका चुनावी परिणाम क्या हुआ। दोस्तों, मैंने आपके सामने एक के बाद एक कई सबूत पेश किए।
भाजपा नेताओं के सबूत पेश किए, विपक्षी नेताओं की तरफ से आए सबूत पेश किए, निष्पक्ष पत्रकारों की बातें कहीं और निष्पक्ष चुनाव शास्त्री का विश्लेषण भी रखा। क्या और भी सबूत चाहिए? कोई बात नहीं, अभी तो शुरुआत है, सबूतों का सिलसिला जारी रहेगा। मैं ये मानता हूं और मेरे ख्याल से आप भी इस मेरी बात की तस्दीक करेंगे कि राहुल गांधी ने इंदिरा भवन में 7 अगस्त को जो अपनी ऐतिहासिक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी की साठगांठ को पूरी तरह प्रमाणित कर दिया था। बात साबित हो चुकी है, बात सिद्ध हो चुकी है। अब पूरी की पूरी लड़ाई जनता की अदालत में है और बिहार में जनता की अदालत लग रही है। बिहार के बाद बाकी सारे देश में जनता की अदालत लगेगी। धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपको नई परख की ये प्रस्तुति पसंद है, मेरी प्रस्तुति पसंद है, अगर आपको हमारा विश्लेषण अच्छा लगता है, अगर आपको लगता है कि हम लोग एक खास तरह के आलोचनात्मक मानस के धनी हैं, हम लोग सरकार की चाटुकारिता नहीं करते, ताकत के सामने सिर नहीं झुकाते, तो नई परख को सब्सक्राइब कीजिए। अपने दोस्तों, मित्रों, परिजनों और अपने घर के युवाओं से अवश्य कहिए कि वे नई परख को सब्सक्राइब करें। अपने सुझाव भी दें ताकि हम अपना प्रदर्शन और बेहतर कर सकें। धन्यवाद।